डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर ईरान ने डील ना की और जंगबंदी खत्म हुई तो ईरान में से एक बहुत बड़ा शोला निकलता हुआ देखेंगे आप। अब इतना बड़ा शोला तो एटम बम का ही निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी धमकी लगा देता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ क्या करने वाला है। वो कैमला हैरिस है जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी सदारती, उन्होंने अब निकलकर स्टेटमेंट दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो रशिया है। इस मसले की वजह से जो ट्रंप ने किया है और इसने रूस के ऊपर से पाबंदियां उठा दी, अब रशिया पैसे कमा रहा है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? रूस ये पैसे किसी सूरत नहीं कमा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब ना करता। तो मैं ट्रंप को बेवकूफ कहकर उसे फायदा नहीं देना चाहूंगी। वो खतरनाक है और बहुत खतरनाक है। अमरीकी सिक्योरिटी और खुशहाली दांव पर लगी हुई है और वो उसका इन्हिसार इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं करता, इसके ऊपर उस बात का इन्हिसार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी अमरीकी सदर का, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे वो रिपब्लिकन है, अमरीका का वो पहला सदर है दूसरी जंग अजीम के बाद जिन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ अमरीकी ताल्लुकात की अहमियत का मजाक उड़ाया, यानी अमेरिकन के ताल्लुकात खराब कर दिए इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा हम सफारतकारी से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, ग्रीनलैंड भी हासिल कर सकते थे, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो खतरनाक है। ये पहला सदर है जिसने हमारे इत्तेहादियों से ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं, उनकी तौहीन की है, उन पर उंगलियां उठाई हैं, उनके साथ बदतमीजी की है और उनके नाम बिगाड़े हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। फिर उन्होंने कहा जी अमरीका अब पहले से ज्यादा नाकाबिले भरोसा हो चुका है। हम अपने दोस्तों के लिए गैर मोतबर हो चुके हैं, बतौर दोस्त नाकाबिले एतबार हो गए हैं और इसी बिना पर हम अपना असर रसूख भी खो चुके हैं। एक बात ईरान ने की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियां बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब ये अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन खतरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मरतबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का? ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराक्ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि सीआईए ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीआईए ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई, उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये सीआईए ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट यह है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार है, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज्यादा हथियार ईरान ने मजीद बना लिए। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज्यादा हथियार तैयार कर लिए हैं, हमने मिसाइल भी तैयार किए हैं, ड्रोन भी तैयार किए हैं। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा जखीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज्यादा है। ये अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया। देखें, जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का, तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और एग्जेजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर सीआईए 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती।
और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी हमें नजर आ रहा है। नाजरीन, इस वीलॉग में एक चीज मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आबना हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है, लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगी। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज को स्कॉट करके वहां से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो जहाजों को निकालेंगे भी तो ये मुस्तकिल तौर पे वो नहीं कर पाएंगे। हर जहाज को तहफ़्फ़ुज़ देना अमेरिका के बस में नहीं होगा, और कोई भी जहाज फायरिंग के इन हालात में इस खित्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और एक ईरानी जो जैमर्स की एक सलाहियत है, वो भी कल रात को पता चली कि उनके जैमर्स कितने तगड़े हैं और कैसा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में। तो अमेरिका को आइडिया हो गया, दुनिया को आइडिया हो गया, और ईरान को फायदा हो गया। ईरान ने एक टैंकर पकड़ भी लिया है, और इस टैंकर का जो नाम है, ये दो नाम इसके सामने आए। एक तो जिनली इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका ओशियन कोई है। ये बारबाडोस के झंडे के साथ ये टैंकर था। इस टैंकर को पकड़ लिया ईरान ने, और इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ईरान ने अपने बनाए हुए नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इसे कब्जे में लिया है। और ये उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था जब ईरान ने कहा था कि इस एरिया को छोड़ के लंगर उठा के जहाज पीछे चले जाएं। ये टैंकर वहां से नहीं गया तो ईरान ने इसको पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां से ईरान ने अपनी बालादस्ती भी इस रीजन में साबित की है। ईरानी 3 टैंकर्स भी अभी रिपोर्ट हुए हैं कि वो खाली टैंकर्स ईरानी टैंकर्स थे, और वो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए और उनको चकमा देकर बड़े आराम से वापस आबना हुर्मुज़ की तरफ पहुंच गए हैं, और वो दोबारा से अब रीफिलिंग करेंगे। तो अमेरिका पे उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर तो बढ़ रहा है, और जब डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता है और जब उसको दी हुई कोई भी ब्रीफिंग फारिग हो जाती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जब वो करके देखते हैं तो ईरानी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हर मरतबा एक ही स्टेटमेंट देता है। जब ट्रंप की तवक्को के खिलाफ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात करता है कि ये ईरानी बिल्कुल पागल है, हमारी उन लोगों से लड़ाई है जिनको बिल्कुल समझ नहीं है। ये हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहता है, और उस मौके पर कहता है जब उसे एक नया सरप्राइज मिलता है। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हठधर्मी हमें दोबारा नजर आएगी, और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ही ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकाम के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है, और ये पोस्टर है जनाब बरतानिया में फिर से एहतजाज का कि यहां पे हम दोबारा धरना देंगे मंगल वाले दिन। पिछले मंगल को जब धरना दिया गया तो शहजाद अकबर ने लीड किया था लंदन में, और अगले दिन शहजाद अकबर के ऊपर हमला कर दिया गया उनके घर में, लेकिन शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अभी उनको सिक्योरिटी पुलिस ने प्रोवाइड की हुई है, और कुछ चीजें जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद है कि जो हमलावर है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इससे खौफ फैला, तो जवाब यह है कि नहीं फैला। शहजाद अकबर ने वो पोस्टर अब जो है वो शेयर किया कि जनाब पहुंचे दोबारा सारे धरना देने के लिए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाए। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मार कुटाई से, बंदे गिरफ्तार करने से, जबरी गुमशुदगियों से क्या कभी कोई तहरीक रुकी है? बलूचिस्तान में जितना जुल्म और जबर पाकिस्तान के जर्नैलों ने किया है, जैसे उनके वसाइल को लूटा है, जैसे उनके बच्चों को जबरी तौर पे लापता किया है, उसके बाद तो बलूचिस्तान में आवाज उठाने वाला एक बंदा भी बाकी नहीं बचना चाहिए था। वहां बजाय आवाज उठाने वाले खत्म हो जाते, वहां मुसल्ला तहरीक शुरू हो गई। ये इन्होंने किया, नेकी की इन्होंने बलूचिस्तान के साथ। इसी तरह अगर आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में ड्रोन हमले किए, मार्टर हमले किए, बेशुमार ऑपरेशंस किए वहां पे,
लेकिन क्योंकि पब्लिक की मर्जी के खिलाफ चीजें की, वहां के वसाइल चोरी किए, तो लोग खिलाफ हो गए। तो इसी तरह से ये दबाने से, मार कुटाई से तहरीकें नहीं दबती होती। सुहेल अफरीदी वापस पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जाके अपनी काबीना से बातचीत की और अपनी काबीना को उन्होंने बताया कि जो पंजाब हुकूमत का रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक था, वो बहुत तकलीफ दे था। हमारे गिरबानों पे हाथ डाला गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई, मेरी काबीना के साथ बदतमीजी की गई, 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तारियां हुई, मेरे साथ जाने वालों को गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी गई, खाना खाने के लिए जहां जाना था वहां पे लाइटें बंद कर दी गई, हर तरफ पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। तो ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने ना सिर्फ अपनी काबीना के सामने रखी, बल्कि मरियम नवाज को एक खत भी लिखा है। ये इंतहाई जमहूरी तरीकाकार है। मरियम नवाज गो के एक जाली वजीर आला है फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मरियम नवाज को खत लिखा ताकि तमाम चीजें कागजी कार्रवाई के जरिए से रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद रहे कि एक वजीर आला को दूसरे वजीर आला ने जो सलूक किया गया उसके सूबे में, उसके हवाले से खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, न ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुस्सवाई इज्जत को खराब किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायन शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मुकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की जेर निगरानी हुआ। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। उन्होंने कहा ऐसे तरीकों से रियासती यूनिट्स में हमआहंगी को खत्म करने की कोशिश की गई। मैं खत के जरिए इस अंदाज और तौर तरीकों पर भरपूर एहतजाज करता हूं। तवक्को रखता हूं कि इनका अदाला करते हुए मुस्तकबिल में इनसे इज्तनाब बरता जाएगा। खत को मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की आईनी, कानूनी और बैनुस्सवाई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए। ये उन्होंने कहा जी कि इसको खत को आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें ताकि आइंदा सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये जो कुछ भी आपने गंद मारा पंजाब में, तो सुहेल अफरीदी ने वो लिखकर बता दिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन की एक हिकमत अमली सामने आई है। अपोजिशन ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत ये शो करे कि उनके पास इख्तियार है, यानी हुकूमत को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा पाते, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। तो इनके जब बस में नहीं है कुछ भी करना, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? इनका मैंडेट कितना है? ये कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात पूरी कर सकते हैं? ये सवाल अपोजिशन अब उठा रही है हुकूमत से। हुकूमत के लिए इससे मुश्किलात बढ़ेगी। और इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आया कि सारी पार्टियों, इदारों, जर्नैलों, जजों को सबको बिठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए और वहां से आईन के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़े। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। खान साहब से ना डरे, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से इंतकाम नहीं लेगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, यही बात जो है महमूद अचकज़ई साहब ने भी कही और उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि जी मुज़ाकरात का इनको इख्तियार दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, तो ये मुज़ाकरात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके पास मैंडेट है, आप इनसे बात करें, जाके आप मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयारी करती रहेगी एहतजाज की। जो इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट हमने चलानी, तो इमरान खान साहब की पार्टी एहतजाज की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब आपके सामने है कि जो मुज़ाकरात वाले हैं मुज़ाकरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट पर काम शुरू हो गया है। बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोज आई हैं जहां पे गली मोहल्लों के अंदर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही हैं, अगली आने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी का आगाज होगा
और वो एक्टिविटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और यही वो हफ्ता है जिसके अंदर मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो जाएंगी और अनाउंसमेंट के बाद अमली तौर पे काम शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। पंजाब के अंदर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा और बलूचिस्तान आप जानते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी तगड़ी है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में बड़े कमिटेड हैं और जब वहां पे ये मूवमेंट जाएगी तो वहां बड़ी तेजी से पैगाम पहुंचता है और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आजाद कश्मीर में आगे इलेक्शन आ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहां पे बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की उम्मीद की जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। नाज़रीन,